Hello and welcome you all to your own YouTube channel कुरुक्षेत्र क्लासेज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का क्लास जो है हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास है और कहा भी जाता है कि फर्स्ट क्लास इट मीन्स इंट्रोडक्शन क्लास। आज हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होंगे, एक दूसरे से परिचय लेंगे कि भाई परिचय लेना इट मीन्स कि हम हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सिलेबस क्या है और आने वाले 6 महीने तक बेसिकली मैं अगर बात करूं तो हम ये बताएंगे कि आने वाले 6 महीने तक हम लोग फिजिक्स किस तरह से पढ़ेंगे, इस बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि हम लोगों का यह जो बैच है उसका नाम है विजय पथ बैच, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, तो आपको एनडीए फर्स्ट 2026 में आपको श्योर सक्सेस दिलाना। एनडीए जो है फर्स्ट 2026 के लिए आपको श्योर सक्सेस दिलाना ही हम लोगों का मकसद है। आपका ऑफलाइन बैच में एडमिशन शुरू हो चुका है, ऑफलाइन बैच में जो है एडमिशन शुरू हो चुका है। इस दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए और डिटेल जानकारी लीजिए, ठीक है। चलिए, इस बैच में आपको कौन मिलेंगे, तो इस बैच में आपको ये इतनी बड़ी टीम आपको मिलेगी। इस बैच में आपको इतनी बड़ी टीम मिलेगी, आप जान रहे हैं ये हो गए हमारे ज्योग्राफी के सर आरसी सर, ये खुद मैं हूँ आदर्श सर जो कि फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे, ये हो गए विकास सर जो आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे, ये हो गए हमारे एके सर जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और फिर ये देवेंद्र सर जो मैथ्स पढ़ाएंगे, ये ओपी सर जो इंग्लिश पढ़ाएंगे, और ये आरके सिंह सर ये आपको नॉन टेक्निकल मैथ्स पढ़ाएंगे। ये है हमारी पूरी टीम और ये टीम आपको आने वाले लंबे समय तक, आने वाले लगभग पूरे अप्रैल तक, जब तक ये आपका एग्जाम ना हो तब तक ये पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेड रहेगी। और इस पूरी टीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सफलता दिलाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका रिटन क्लियर हो जाए, यही मकसद के साथ यह टीम जो है आपके साथ वर्क कर रहा है। खैर, बहुत अधिक बातचीत ना करते हुए हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट क्लास जो है हम लोगों का एनडीए ये होने वाला है, इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। तो आज के क्लास में हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होंगे। आज के क्लास में जो है हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होंगे। और किस माध्यम से इंट्रोड्यूस होंगे भाई, तो हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे अपने सब्जेक्ट के माध्यम से। किस माध्यम से इंट्रोड्यूस होंगे, तो हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे अपने सब्जेक्ट के माध्यम से। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है साइंस, है ना। और यह जो शब्द साइंस है उसे बनाया गया है कैसे, इसे बनाया गया है एक ग्रीक वर्ड सेंटिया से। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसे बनाया गया है सीओ से, और सेंटिया और सीओ दोनों का मतलब होता है टू नो या नॉलेज। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई बाबू, तो ग्रीक शब्द सेंटिया या सियो से हुआ है, और जिसका मतलब होता है टू नो या नॉलेज। इस बेसिस पर हम लोगों ने कहा क्या, कि टू नो एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज को जानना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। किसी भी चीज को जानना क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा, अर्थात विज्ञान कहलाएगा। ठीक है। तो अब जैसे ही हमसे कहा गया कि किसी भी चीज को जानना साइंस कहेंगे, तो देखिए इसमें एक नया ट्विस्ट लाते हैं। हम 1 से लेके 5 तक के गिनती को लिख रहे हैं। 1 से लेके 5 तक के गिनती को हम लिख रहे हैं, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है। हमने यहाँ अब जब हम आपसे पूछेंगे कि भाई इसमें सही कौन है और गलत कौन है, तो आप कहिएगा सर बड़ा आसान बात है, ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है।
जबकि हमने आपको पढ़ाया कि टू नो एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज को जानना साइंस कहलाता है। अगर किसी भी चीज को जानना वास्तव में साइंस होता तो ऊपर वाला भी सही होता, नीचे वाला भी सही होता। काहे भाई? इसलिए क्योंकि ऊपर में भी 1 से 5 के बीच के गिनती को लिखा गया है और नीचे में भी 1 से 5 की गिनती को लिखा गया है। इसलिए ऊपर वाला भी सही होता और नीचे वाला भी सही होता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? तो हुआ क्या कि आपने कहा कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि टू नो एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, यह इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, गलत डेफिनेशन है, अधूरा डेफिनेशन है। तब क्या सही डेफिनेशन क्या होगा? कहेंगे भाई कि सर ये सही इसलिए है क्योंकि यह सिस्टमेटिक नॉलेज है ना। और इसलिए हम लोग कहेंगे कि साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। विज्ञान क्या है? एक क्रमबद्ध ज्ञान है। अब क्रमबद्ध ज्ञान लेने के लिए, सिस्टमेटिक नॉलेज लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसको जरा समझा जाए। सिस्टमेटिक नॉलेज लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो सिस्टमेटिक नॉलेज लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे निश्चित तौर पे कभी ना कभी आप जो है डॉक्टर के पास गए होंगे। अब जब डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं तो हमारा मोटो, हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद होता है, हाँ, डॉक्टर का काम होता है पता लगाना कि हमको कौन सा बीमारी हुआ है। अब देखिए इस दौरान क्या क्या होता है। सबसे पहले हम जाते हैं, नंबर लगाते हैं, फिर अपने बारी का इंतजार करते हैं डॉक्टर के चैम्बर के बाहर बैठकर। जब हमारा बारी आता है तो हम डॉक्टर के चैम्बर के में इंटर करते हैं। तो क्या होता है, अंदर पहले से डॉक्टर एगो सुई लेके तैयार है, लीजिए पहले एगो सुई लीजिए उसके बाद बात किया जाएगा। ना, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर पूछता है व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको दिक्कत क्या है। आप उसको अपना प्रॉब्लम बताते हैं, आप उसको अपना दिक्कत बताते हैं। तो जब आप उसको अपना दिक्कत बताते हैं तो फिर जो है उस पर वो सोचना शुरू करता है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द है तो पहले तो वो ऑब्जर्व करेगा कि भाई पेट में दर्द किस किस बीमारी में हो सकता है। फिर वो आपके पेट पर प्रैक्टिकल करेगा, आपके पेट को दबा के चेक करेगा, है ना। यानी उसने आपके शरीर पर प्रैक्टिकल भी किया और उसका ऑब्जर्वेशन भी किया। प्रैक्टिकल भी किया और उसका ऑब्जर्वेशन भी किया। और तब उसने तब जो है उसको पता चला कि आपको कौन सा बीमारी हुआ है। यानी सिस्टमेटिक नॉलेज लेने के लिए आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा। और तब जाके कह दिया गया कि साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होता है। साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होता है। ठीक ना। जैसे हमने यहाँ लिखा है बाबू इसके बारे में कि साइंस क्या है। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है सेंटिया या सीओ से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? टू नो या नॉलेज होता है। टू नो मतलब जानना और नॉलेज मतलब ज्ञान। ठीक है। और इस आधार पे कहा गया कि साइंस इज व्हाट? इट इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज विच इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होता है। साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होता है। ठीक है। ये था साइंस का इंट्रोडक्शन। फिर से समझिए भाई कि साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सेंटिया या सीओ से हुई है, जिसका मतलब होता है टू नो या नॉलेज। इस आधार पे साइंस को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने कहा कि साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होता है, जो प्रयोग तथा निरीक्षण से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहिए कि सर किसी भी चीज को सिस्टमेटिक पढ़ा जाए तो वो साइंस ही है। कहिए कि सर ये कौन सा बात हुआ? हम लोग मैथ पढ़ते हैं वो भी सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, क्या वो भी साइंस है? सर हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं
सब चीज सिस्टमेटिक ही पढ़ते हैं, क्या वो भी साइंस है? हम लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, क्या वो भी सिस्टमेटिक पढ़ते हैं? वो भी साइंस है। हम लोग इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, उर्दू सब पढ़ते हैं, सब का सब सिस्टमेटिक ही पढ़ते हैं, क्या वो भी साइंस है? तो जान लीजिए कि हाँ, वो सब साइंस है। यस, एवरीथिंग इज साइंस, इसमें रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहिएगा सर नहीं मानेंगे, हम लोग जिसे साइंस कहते हैं, हम लोग तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को साइंस कहते हैं। तो एक्चुअल में जिसे हम लोग साइंस कहते हैं, वो कौन सा साइंस है? और वो है नेचुरल साइंस। कौन सा साइंस भाई? नेचुरल साइंस, है ना। इस नेचुरल साइंस में आपको दो बात पढ़ाया जाएगा। एक हो गया हमारे पास लिविंग साइंस, और दूसरा हम लोगों को पढ़ाया जाएगा नॉन लिविंग साइंस। एक बताया जाएगा लिविंग साइंस और दूसरा नॉन लिविंग साइंस, ठीक है। इस लिविंग साइंस में आपको बताया जाएगा बायोलॉजी, और नॉन लिविंग साइंस में आपको बताया जाएगा फिजिक्स। लिविंग साइंस में बताया जाएगा बायोलॉजी, और नॉन लिविंग साइंस में बताया जाएगा फिजिक्स। अब कहिएगा सर आप केमिस्ट्री बोलना भूल गए। भाई केमिस्ट्री वाज नॉट द ब्रांच ऑफ साइंस इनिशियली। शुरुआत में केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच ही नहीं हुआ करता था। शुरुआत में जो है केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच ही नहीं हुआ करता था, ठीक ना। आगे चल के जब फिजिक्स का कंसेप्ट बहुत बड़ा होने लगा, कि मैथ्स, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी बहुत बड़ा होने लगा, तो कुछ कंसेप्ट फिजिक्स का और कुछ कंसेप्ट बायोलॉजी का लेके बनाया गया एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स, नया ब्रांच ऑफ साइंस, एंड विच इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और तब से लेके अब तक हमारे पास साइंस का तीन ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आई बात समझ में? ठीक ना। आइए एक एक करके, चूंकि आप जान रहे हैं कि हम आपके सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, आपके फिजिक्स टीचर हैं, तो हमारा मुख्य सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। लेकिन शॉर्टकट में थोड़ा सा बायोलॉजी और थोड़ा सा केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे, और तब फिर अपने फिजिक्स पढ़ाएंगे। बात अगर बायोलॉजी वर्ल्ड की जाए तो दो शब्दों से बना हुआ है, एक बायोस और दूसरा लोगस। एक बायोस और दूसरा लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। इस आधार पे कहा गया कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ के बारे में पढ़ना, जीवन के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है भाई? जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जीवन के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। ये जो शब्द केमिस्ट्री है उसे लैटिन वर्ड केमिया से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है ब्लैक सबस्टांस। Black substance, it means what? Black substance, it doesn't mean that the substance having black in color. No, not at all. कहता है कि ब्लैक सबस्टांस का मतलब ये नहीं होता है कि जिसका कलर ब्लैक हो। ऐसे में तो मेरा इस कुर्ते का भी कलर ब्लैक हो है, क्या ये ब्लैक सबस्टांस है? नहीं भाई, यह ब्लैक सबस्टांस नहीं है। ब्लैक सबस्टांस, इट मींस दैट द सबस्टांस विच इज इमिटेड फ्रॉम अर्थ। वह सबस्टांस जिसे अर्थ से निकाला जाए, कोयला से ये अर्थ से निकाला जाए, वो ब्लैक सबस्टांस। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब हुए ब्लैक सबस्टांस। और शुरुआत में कह दिया गया भाई कि इन्हीं सारे ब्लैक सबस्टांस के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री कहलाएगा। इन्हीं सारे ब्लैक सबस्टांस के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाएगा। यानी पृथ्वी तल से निकाले गए पदार्थों के विषय में बात करना क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री कहलाएगा, ठीक है। और देखा जाए फिर आगे चल के जब केमिस्ट्री थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो जॉन डाल्टन साहब, जिन्होंने एटम का खोज किया था, उन्होंने कहा कि नहीं भाई वो तो ठीक ही है, लेकिन डेवलप करके कहा कि एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री कहलाएगा। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री कहलाएगा, ठीक है।
अब देखिए, बात यहाँ हम लोगों के अपने सब्जेक्ट फिजिक्स की हो रही है। हम लोगों ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ा, और जान लीजिए भाई, अगर पूरा का पूरा साइंस एक साम्राज्य है तो फिजिक्स उस साम्राज्य का महाराजा है। अगर पूरा का पूरा साइंस एक जंगल है तो फिजिक्स उस जंगल का राजा शेर है। और यह जो शब्द फिजिक्स है वो भी इंग्लिश का ओरिजिनल वर्ड नहीं है, इसे भी बनाया गया है एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस या एक लैटिन वर्ड फूसिस। एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस या लैटिन वर्ड फूसिस, और इन दोनों का मतलब सेम होता है नेचर। इन दोनों का मतलब सेम क्या हुआ, नेचर। और तब कहा गया क्या कि स्टडी ऑफ नेचर, यानी नेचर के विषय में पढ़ना, प्रकृति के बारे में पढ़ना, क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। अब नेचर का क्या मतलब हुआ भाई, तो नेचर का मतलब हुआ, नेचर का मतलब क्या हुआ, तो नेचर का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग अगर प्रैक्टिकल लाइफ में समझा जाए तो हम लोग कभी कभी अपने दोस्तों को कहते हैं कि इसका नेचर बड़ी खराब है। नेचर खराब इट मीन्स व्हाट, हम उसके हैबिट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके हैबिट, उसका आदत अगर हम खराब पाते हैं तो हम कहते हैं कि उसका नेचर खराब है। उसी का आदत हम अच्छा पाते हैं हमेशा तो हम कहते हैं इसका नेचर अच्छा है। यानी नेचर शब्द का रिलेशन किससे है भाई, तो हैबिट से है। किससे है, हैबिट से है ना। तो यहाँ भी हम हैबिट के विषय में ही बात करेंगे। किसके हैबिट के बारे में बात करेंगे, नेचुरल सबस्टांस के हैबिट के बारे में बात करेंगे। नेचुरल सबस्टांस के हैबिट के बारे में, अर्थ के हैबिट, सन के हैबिट, मून के हैबिट, इनके हैबिट के बारे में बात करेंगे। अर्थ का हैबिट क्या है, एक्सिस पर रोटेट करना, सन के चारों तरफ रिवोल्यूट करना। सन का हैबिट क्या है, लाइट इमिट करना, हीट इमिट करना, है ना। अब बताइए, जितना भी हमने एग्जाम्पल दिया, क्या इनमें से कोई भी हमारे और आपके कंट्रोल में है क्या, आप कहेंगे नहीं सर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए रात में हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, है ना, अपना अपना गर्लफ्रेंड से जो है चैटिंग कर रहे हैं, जो कि करते ही हैं आप लोग, है ना, खूब आनंद ले रहे हैं, खूब चैटिंग हो रहा है, और मन ही मन सोच रहे हैं कि भाई काश यह रात 12 घंटा के बजाय 16 घंटा का हो जाता तो बड़ा मजा आता। क्या होगा, नहीं नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, मानव नियंत्रण से बाहर है। और तब हम लोगों ने क्या कहा कि उन सारे फिनोमिनन के बारे में पढ़ना जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल से बाहर होते हैं, फिजिक्स कहलाता है। उन सारे फिनोमिनन, उन सारे क्रियाकलापों के विषय में पढ़ना जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल से बाहर होते हैं, क्या कहलाते हैं, फिजिक्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा भी है वो बात कि स्टडी ऑफ दोज फिनोमिनन विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल इज कॉल्ड फिजिक्स। उन सारे फिनोमिनन के बारे में पढ़ना जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल से बाहर होते हैं, फिजिक्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब ये फिजिक्स के विषय में जो कि हमने आपको पहले बताया था कि फिजिक्स जो है वो क्या है, साइंस रूपी साम्राज्य का महाराजा है, साइंस रूपी जंगल का राजा शेर है। कहिएगा सर आपका सब्जेक्ट है तो आप तारीफ तो करवे कीजिएगा। नहीं भाई, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि यही सत्य है। ये सिर्फ हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हमारी सब्जेक्ट है तो हम ऐसा नहीं कि इसका तारीफ कर रहे हैं, यही सत्य है। जैसे थोड़ा देर पहले हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो हम लोग जब कभी भी कहीं बायोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि बायोलॉजी इज व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। और इतना आप जरूर अपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि हमारा लाइफ जो है वो डिपेंड है किस पर, ऑर्गेन सिस्टम पर। किस पर भाई, ऑर्गेन सिस्टम पर। ऑर्गेन सिस्टम डिपेंड है किस पर, ऑर्गेन पर। ऑर्गेन डिपेंड है किस पर, टिश्यू पर। टिश्यू डिपेंड है किस पर, सेल पर। एंड सेल का खोज कब हुआ, जब फिजिक्स ने सेल का खोज तब हुआ जब फिजिक्स ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया,
तब हुआ। अगर फिजिक्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं देता, हम सेल का खोज नहीं कर पाते, रबर्ट हुक्स आप सेल का खोज नहीं कर पाते, हम टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ते, ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ते, ऑर्गन सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ते, लाइफ के बारे में नहीं पढ़ते, और फिर बायोलॉजी का शायद जन्म नहीं हो पाता। आप कहते हैं सर बायोलॉजी पढ़ेंगे बहुत बढ़िया डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जरा सोचिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास जाती है, अपना समस्या बताना शुरू ही करती है कि डॉक्टर कहता है कि जाइए अल्ट्रासाउंड करा के लेके आइए। अल्ट्रासाउंड करा के लाया जाता है, रिपोर्ट देखता है डॉक्टर, उस महिला की सारी बात समझ जाता है, वो दवा लिख देता है और कहता है जाइए दवा खाइए। सोचिए वो अल्ट्रासाउंड मशीन अगर फिजिक्स नहीं देता तो क्या होता। यहाँ जितने सारे लाइट्स, ये जो स्मार्ट बोर्ड आपको दिख रहा है, यह जो माइक दिख रहा है, यह जो कलम दिख रहा है, मेरे हाथ में जो मोबाइल दिख रहा है, दीज ऑल आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स। हाथ टूट गया, बायोलॉजी से पढ़े हुए डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या कहेगा, एक्सरे करा के लाइए। वो एक्सरे मशीन कौन दिया, फिजिक्स दिया। आया बात समझ में। इसलिए ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि बायोलॉजी इज मोर देन 60% डिपेंड अपॉन फिजिक्स, द इक्विपमेंट डिस्कवर्ड बाय फिजिक्स, है ना। आइए बात अगर केमिस्ट्री की जाए तो शुरुआत में हमने कहा ब्लैक सबस्टांसेज के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाएगा। ब्लैक सबस्टांस यानी कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इन सबको हाथ से खोद के निकालिएगा, नहीं सर, इसके लिए वी नीड सब मशीनरी, हम लोगों को कुछ मशीनरी चाहिए। और ये सब मशीन किसका कंट्रीब्यूशन है, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन है। किसका कंट्रीब्यूशन भाई, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन है, ठीक ना। एटम और मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल का खोज तब हुआ जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया गया फिजिक्स के द्वारा। इलेक्ट्रॉन का खोज तब हुआ जब अल्फा रे स्ट्रक्चर ऑफ एटम कब मिला, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा रेज के द्वारा मिला। ओवरऑल कुल मिला जुला के यह कहने में कोई बुराई नहीं है कि मोर देन 70% केमिस्ट्री इज डिपेंड अपॉन द इक्विपमेंट डिस्कवर्ड बाय फिजिक्स, है ना। यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि साइंस माइनस फिजिक्स इज अप्रॉक्स इक्वल टू 0, इसमें कोई बुराई नहीं है। साइंस में से अगर फिजिक्स हट जाता है तो यह लगभग 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि फिजिक्स जो है साइंस का बैकबोन है। अब कहिएगा सर आपका सब्जेक्ट है, आप तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, क्या फिजिक्स भी किसी के आगे झुकता है, तो जी हाँ झुकता है। हर एक बाप का एक बाप होता है जिसे हम लोग दादाजी कहते हैं, इसका भी एक ये भी किसी के आगे झुकता है, यह भी किसी पर डिपेंड होता है ना। ये किस पर डिपेंड होता है भाई, तो ये डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ अपने मैथमेटिक्स पर। कैसे डिपेंड है, तो मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, फिजिक्स का लैंग्वेज है। जब जैसे आप हमारे बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप हमारे लैंग्वेज को ये कर पा रहे हैं, हमारे लैंग्वेज को जो है आप रीड कर पा रहे हैं, हमारे लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। इसीलिए जो है क्या हो रहा है, आप हमारे बातों को सुन रहे हैं। उसी तरह से फिजिक्स को समझना है तो फिजिक्स के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, है ना। यानी मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। अब खासकर 11th 12th और एनडीए के लिए अगर बात किया जाए तो ये 4 चैप्टर जो है आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 4 चैप्टर आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर फाउंडेशन बैच में जो है इन 4 चैप्टर के अलावा जो है हम लोग बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिदम ये भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बैच में हम इन चारों में से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाने वाले हैं, है ना। ये चीज आपको खुद से पढ़ना है, अपने मैथ्स वाले सर से डील करना है ये चारों टॉपिक, ठीक है। ये आप 11th 12th में जहां कहीं भी पढ़े हैं वहां के कॉपी से इसको कवर करना है। या प्रॉब्लम होगी तो मैं भी आपके साथ रहूंगा, लेकिन
क्लासरूम में इसे मैं डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये था हम लोगों का फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, ये था फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, साइंस का इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग जरा बात किया जाए अपने सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस भाई एनडीए फिजिक्स का कुछ नया नहीं है, वही सब चीज हम आपको पढ़ाएंगे जो आप अपने क्लास 11 12 में पढ़ के आए हैं। 11 और 12 में जो आप पढ़ के आए हैं वही सब चीज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कोई नया चीज नहीं। अब कहिएगा सर जब हम लोग 11 12 में पढ़े थे तो इन सब चीज को 2 साल में पढ़ाया गया था। और सर जहां तक हमको याद है कि सर जब हम लोग 11 12 पढ़ रहे थे तो कई बार 11th लास्ट में भी सर को बहुत तेज पढ़ाना पड़ा था सिलेबस खत्म करने के लिए। 12th लास्ट में भी सर को बहुत तेज पढ़ाना पड़ा था खत्म करने के लिए। यानी लगभग 2.5 3 साल लग जाता है इसको पढ़ाने के लिए। और आप कह रहे हैं कि यहाँ हम इस 2 साल के सिलेबस को 6 महीने में कवर करा देंगे। हाँ जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 6 महीने में कवर करा देंगे। क्या सर उड़ा उड़ा के पढ़ाइएगा, टॉपिक स्किप करके पढ़ाइएगा? नहीं बाबू ऐसा नहीं होने वाला है। तब सर कैसे पढ़ाइएगा, तब 6 महीना में कैसे खत्म हो पाएगा सिलेबस? हमको तो नहीं लग रहा है। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं बाबू हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या होने वाला है, कैसे पढ़ाएंगे, इसको जरा समझिए। देखिए भाई, जो आप क्लास 11 12 में जब आपके टीचर पढ़ाते थे तो एक एक डेफिनेशंस को बोल बोल के लिखवाया करते थे, या बोर्ड पर लिखते थे, आप उसको उतारते थे, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे डेफिनेशंस को मैं नहीं लिखवाता हूँ, छोटे छोटे इस बैच में जो है डेफिनेशंस को मैं नहीं लिखवाता हूँ, किसी भी तरह के डेरिवेशन को नहीं कराया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा फोकस क्या रहता है, सबसे ज्यादा फोकस रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए क्लास में या आउट ऑफ क्लास, इसी पर मेन फोकस हम लोगों का रहता है, ठीक ना। इस तरह से बड़े बड़े जो बहुत लंबा लंबा जो थ्योरी लिखवाया जाता है क्लास 11th और 12th में, वो सब चीज यहाँ पर नहीं कराया जाता है, ठीक ना। कम से कम शब्दों में समझा के तुरंत आ जाना है हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। और रिजल्ट यही दिलाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही दिलाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट दिलाता है। तो खैर रिजल्ट आपको मिलेगा, किसी भी कीमत पर मिलेगा, बशर्ते आपको 6 महीने बने रहना है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या ध्यान में रखना है भाई, तो आपको ध्यान में रखना है कि नेवर एब्सेंट एनी क्लास, किसी क्लास को एब्सेंट नहीं करना है ना। ट्रीट योर टेस्ट एज एनडीए एग्जाम। अपने टेस्ट को जो है ऐसा ट्रीट करना है जैसा मानो कि आप एनडीए के एग्जाम में बैठे हुए हैं, है ना। और रिजल्ट आपका कैसा होना चाहिए, रिजल्ट आपका प्रोग्रेसिव होना चाहिए। प्रोग्रेसिव इट मीन्स देखिए, जैसे मान लीजिए इस बार पहला टेस्ट हुआ और आपका 10 नंबर आया, आपके बगल में कोई लड़का है उसका 20 नंबर आ गया, तो ये देख के डीमोटिवेट नहीं होना है कि भाई उससे 10 ही 10 नंबर हम पीछे रह गए। अगले टेस्ट का वेट करना है। अगला टेस्ट में आपका 10 से ऊपर नंबर में आ रहा है तो चिंता का कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे ही सही लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। दूसरा से कंपेयर करने पर सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेशन मिलता है, इसलिए
अपने आप को, आपको अपनी तुलना अपने पिछले दिन से करना है कि कल आप कैसे थे, आज आप कैसे हैं। कल से अगर बढ़िया है तो चिंता का कोई बात नहीं है, और कल से खराब है तो ये भारी चिंता का बात है। इसका कारण आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप अपने जंग में जरूर जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत, कोई सरहद आपको इससे, इस जंग को जीतने से नहीं रोक सकता है। तो खैर, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।